हेलो एंड वेलकम टू ऑल। गुड आफ्टरनून। आप सभी को बहुत बहुत दिन जो है बहुत अच्छा बीते, इसके लिए आपके लिए वेल विशेस दे रही हूँ मैं आप सबको। और आप सभी का मैं फिल फॉर्म पे स्वागत करती हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मुझसे कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर सकूँ। तो जो लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं जल्दी जल्दी ज्वाइन होते जाइए। और मैं रितु आपकी सीडीपी टीचर, और आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मुझसे कनेक्ट होते जाइए। जो जो कनेक्ट होते जाए वो प्लीज अपने को अपना नाम चैट बॉक्स में डालते जाइए, इन्फॉर्म करते जाइए कि आप मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं। और एक बार क्लियर कर दीजिएगा कि हम मेरी वीडियो और वॉइस आपको सही आ रही है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का वेलकम है फिलर फॉर्म पे। आप लोग फिलर फॉर्म से जुड़िए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगी वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपको फिलर फॉर्म ऐप पे हर सब्जेक्ट की कहे तो सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके से आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप उस क्लास में जाइए और उसमें चर्चा करिए। उससे में जब तक आप जाएँगे नहीं क्लास में तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि क्लास कैसी चल रही है और वहाँ पे क्या-क्या आपको बताया जा रहा है। हर क्लास इम्पोर्टेंट है, सभी चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, सब जगह कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे क्लास में जाइए और एंड तक बने रहिए कि ये कौन-सी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन-सी बात आपको पता चल जाए क्लास में, जो आपको और किसी क्लास में ना पता चले। इसलिए जब भी क्लास में आइए तो एंड तक बने रहिए ताकि पता चले क्लास में आपको क्या-क्या बताया जा रहा है। तो बात करते हैं हम, जो हमारा फिलर फॉर्म है वो आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स देता है। जो भी लेटेस्ट आपकी न्यूज़ निकलती है, जो भी वैकेंसीज़ निकलती है, उन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो इसके लिए आपको फिलर फॉर्म की ऐप पे जाना पड़ेगा और एक नंबर भी हमारा है, आप उस नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगी। फिर मैं आगे आपको बता दूँ कि हमारी जो पीजीटी और टीजीटी की बैचेज़ हैं, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर डी ट्रिपल एसपी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, हर सब्जेक्ट की हर एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सारे एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं और ये सारे बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप सारे क्लासेस में जाइए। बात करूँ मैं जीके की तो करंट जीके ऐसा कहीं कोई टॉपिक नहीं होता है जो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता हो। तो आप यहाँ पे करंट जीके भी आप ले सकते हैं, अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। जो भी आप न्यूज़पेपर हर जगह में जाएँगे वो आपको एक दिन में ही पूरी खबर जितनी न्यूज़ होंगी सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आप करंट जीके भी में जाइए। एसएसटी हो, एसएसटी इतना इम्पोर्टेंट है जो आपके जीके से भी रिलेट करता है, हर सब्जेक्ट से रिलेट करता है। तो एसएसटी तो उसको कह सकते हैं अथाह सागर है जिसको हम एक बार में कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना हमें नई चीज़ें पता चलेंगी। तो दे आप जैसा देख रहे हैं कि जितने क्लासेस यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं। तो हर कोई इतना मेहनत कर रहा है, वो किसके लिए? आप लोगों के लिए, आपके बेटर होने के लिए, आपके एग्ज़ाम को फुलफिल कराने के लिए ही फिल फॉर्म है। तो आप एसएसटी की क्लास है, मैथ्स की क्लास है, जीके की क्लास कहें, जर्नल इंग्लिश है, संस्कृत है, सीडीपी है जो मैं हर रोज़ आपके लिए लेके आती हूँ मंडे टू सैटरडे। तो सीडीपी ऐसा है जो भी आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका सीडीपी उसमें आपकी आती ही है। तो सीडीपी की क्लासेस लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। 4 पीएम आपकी रीज़निंग है, 5 पीएम पे होम साइंस है और 6 पीएम पे आपकी एनवायरमेंटल है, 7 पीएम पे कंप्यूटर एंड 10 पीएम पे जनरल हिंदी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सब क्लासेस जो हमारी हैं ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसमें लेट ना होइए, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप इस क्लास में जॉइन हो जाइए। और हमारी सीटेट की बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम भी होने वाला है, जल्दी ही होगा। डेट अभी नहीं क्लियर है बट मे बी दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, जैसा सबको आप लोग को पता ही होगा। जो लोग नए बच्चे हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि सीटेट में क्या सब्जेक्ट है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नंबर आते हैं, कैसे स्कोरिंग होती है।
तो ये सब की जानकारी आपको सारे क्लासेस में मिलती रहेगी और सारे सब्जेक्ट जितने आपके इम्पोर्टेंट हैं, सारे सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, आपके सारे सब्जेक्ट इसमें कवर किए जा रहे हैं। तो इस क्लासेस में जाइए और अपना पूरा-पूरा बेनिफिट लीजिए, अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आपके जितने भी टेट एग्ज़ाम कहें या आपके केवीएस, एनवीएस जितने भी हो, उसमें ये चैप्टर आपका आता है, इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। जब भी आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी छात्र का मूल्यांकन कर रहे हैं या किस किस बेसिस पे करना है, कैसे करना है, ये हमारा बायस नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से विश्वसनीय होना चाहिए, वैधतापूर्ण होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल्यांकन है क्या और इसको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का क्या उद्देश्य है और इसका शिक्षा में क्या महत्व है। आज इसको हम पूरे डिटेल में जानेंगे। अभी मैं बात करती हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? कल जो हमने पढ़ा था आपका अभी जब सारे सब्जेक्ट से जो मैंने आपके टॉपिक्स लिए थे सारे उठाए, समावेशी शिक्षा को पढ़ा। कल हमने पढ़ा एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो आपके समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। उन बच्चों के बारे में कि ये एक्सेप्शनल क्यों हैं और इन्हें क्यों एक्सेप्शनल चाइल्ड कहा गया। उसके बारे में कल हमने पूरी आपसे डिटेल में चर्चा की थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन, कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों को हम देख रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वो उस शिक्षा का उद्देश्य कहाँ तक पूर्ण होता है और जो हमारा लर्नर है, वो कहाँ तक उस शिक्षा को ग्रहण करता है, इसको हम कैसे मापेंगे? इसको हम इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन के द्वारा जानेंगे कि हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये शिक्षक और अध्यापक के बीच में जो मध्य क्रिया होती है, उसका जो परिणाम होता है, वो हमारा होता है इवोल्यूशंस। तो यहाँ तक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, तो आज हम मूल्यांकन के अर्थ को पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे, इसका उद्देश्य पढ़ेंगे कि इस इवोल्यूशन को आपके सीडीपी में क्यों लाया गया है। चलिए पहले हम बात करते हैं इसके अर्थ की, ठीक है? परीक्षण, मूल्यांकन और मापन की अवधारणा यानी कि जब भी हम मूल्यांकन करते हैं तो परीक्षण और मापन को नहीं भूल सकते। ये सब मूल्यांकन के अंग हैं जिसके बिना मूल्यांकन हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम एक-एक करके सबको जानेंगे कि ये क्या है। तो पहला हम जो जानते हैं परीक्षण यानी कि टेस्ट। In the classroom situation, the word test means to judge the knowledge, understand and intelligence of the student. जो इसमें बात कही जा रही है कि टेस्ट जो है हमारा एक छोटा स्वरूप है बच्चे के क्या नॉलेज को किसका ज्ञान जानने के लिए, उसकी समझ को जानने के लिए और उसकी बुद्धिमत्ता को जानने के लिए जो हम क्लासरूम में एक टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो चैप्टर के एंड में कराते हैं कि बच्चे ने क्या ज्ञान अर्जित किया, उसको इस सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज हुआ और उसको कितना ज्ञान हो गया। जो एक टेस्ट कह सकते हैं मूल्यांकन का एक छोटा रूप है जो हम एक क्लास में एक चैप्टर खत्म होने के बाद करते हैं। जनरली आजकल हर स्कूलों में ये सब बहुत चलता है, हम बच्चों के स्कूलों में आपने भी देखा होगा, अगर आपके बच्चे हैं, भाई-बहन सभी के देखे होंगे कि स्कूल टेस्ट यूनिट आपके नॉर्मल टेस्ट रेगुलर क्लास में चलते हैं। वो टेस्ट वही होते हैं कि एक चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो हमारा उद्देश्य था, जो शिक्षक का उद्देश्य था टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान में कि बच्चे की जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में कितना बढ़ा, वो कितना समझा और उसकी बुद्धिमत्ता की जाँच की जाती है। ये जो प्रोसेस होता है, ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है? क्लियर है मेरी बात आप सबको यहाँ? ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे मेज़रमेंट की यानी कि मापन। मापन भी जो है वो हमारे मूल्यांकन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं अंग है या पहलू है, जिसके आधार पे हम किसी सब्जेक्ट में या एक व्यक्ति के मापन करते हैं अंकों द्वारा यानी कि संख्या प्रदान करना, यानी किसी भी विद्यार्थी का किसी क्षेत्र विशेष में क्या उसने हासिल किया, उसकी योग्यता, विशेषता का मापन करते हैं जिसमें अंकों और संख्याओं के द्वारा उसको मूल्यांकित किया जाता है, अंकन किया जाता है, यानी संख्या का अंकन करना ही मेज़रमेंट है। यानी कि मेज़रमेंट कई चीज़ों में हो सकता है, हम भार का मेज़रमेंट करते हैं,
जैसे किसी बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितना है, किसी सब्जेक्ट में उसका अंक कितना प्राप्त हुआ, तो हमें सब में क्या प्राप्त हुआ? अंक प्राप्त हुआ। यानी मापन क्या है? किसी विषय वस्तु या व्यक्ति के बारे में संख्या या अंक प्रदान करना कि उस विषय में उसकी योग्यता विशेषता में कितना है। तो यहाँ पे मूल्यांकन को मेज़रमेंट को यही बोला गया, मेज़रमेंट इज़ अ लिमिट टर्न एंड हैज़ द शॉर्टेड एरिया ऑफ मेज़रमेंट सम लिमिटेड बिहेवियर डायमेंशन, या कुछ चीज़ों को आयामों का मापन करता है जो मात्रात्मक होता है, यानी जिसको माप किया जाए एक संख्या के रूप में उसको परिवर्तित कर देते हैं, वो होता है हमारा मापन। तो यहाँ पे इसी को बोला गया है कि लिमिटेड बिहेवियर डायमेंशन ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है उसका उस क्षेत्र में क्या प्रदर्शन है, उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसको संख्या में हम यहाँ मापन द्वारा वर्णित कर देते हैं। इन अ मेजरमेंट वी मेजरमेंट ओनली द क्वांटिटी एबिलिटी ऑफ द लर्नर, मतलब हम उसकी योग्यताओं का जो मापन कर रहे हैं वो किस रूप में कर रहे हैं? संख्या के रूप में उसका अंकन करना ही हमारा मापन है। क्लियर है मेरी बात आप सबको? नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन। इवोल्यूशन इज द ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट। ये क्या है? एक बहुत ही बड़ा परीक्षण के अपेक्षा, वो बोलते हैं ना, परीक्षण हमारा मूल्यांकन का एक छोटा सा अंग है, और इवोल्यूशन उस मापन का, उस मूल्यांकन का उस परीक्षण में जो अंकन हुआ उसके आधार पे हम उसके मूल्यों के, उसके वैल्यू के ऊपर एक अपना निर्णय देते हैं, वो हमारा होता है मूल्यांकन। यानी कि मूल्यांकन परीक्षण की तुलना में एक व्यापक शब्द है। इसमें सभी तरह की परीक्षाएं और जो गैर परीक्षाएं होती हैं उनको भी शामिल करते हैं। यानी कि जो क्लासरूम में जो टीचिंग हो रही है उसके अलावा जो को करिकुलम या गैर शैक्षिक जो स्कूल में चलते हैं, अदर एक्टिविटीज जो हम स्कूल में कराते हैं, उन सब चीजों को इवेल्यूट करके एक साथ करके उसका हम मूल्यांकन, यानी जो हमने मापन से अंक प्राप्त किया उसको डिफाइन करना कि ये बच्चा अंक प्राप्त किया तो ये किस ग्रेड में या किस श्रेणी में आएगा, वो हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन हमारा किसी भी वस्तु या विषय के बारे में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के से उस बच्चे के सभी पहलुओं को इकट्ठा करना और उस एक निर्णय देना ही हमारा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन में हम उचित अनुचित हर मानदंडों को, विश्वसनीयता, वैधता, हर चीजों को परख कर एक जो शिक्षक निर्णय देता है वो होता है मूल्यांकन। यानी कि मूल्य का अंकन, मूल्य का वैल्यू समझकर उसको एक निश्चित दिशा में बताना कि इस बच्चे में क्या हुआ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे एक बच्चा किसी सब्जेक्ट में 50 में से 40 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक प्राप्त करता है, तो ये क्या हुआ? हमारा मापन कि इस बच्चे ने इस विषय में इतना अंक प्राप्त किया, ये इसकी योग्यता है कि 50 में से 40 प्राप्त किया। अब हम बात करें कि मूल्यांकन में इन गुण, इसकी योग्यता, विशेषताओं, गुण के आधार पर हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि बच्चा अगर इतने अंक प्राप्त करता है तो वो किस कैटेगरी में है, कब अंक प्राप्त करता है तो वो किस कैटेगरी में है, ज़्यादा अंक प्राप्त किया तो क्या मतलब उसको क्लासिफाई कर देना कि हाँ, इस व्यक्ति का कितना नंबर है। अगर कोई बच्चे का हम आईक्यू टेस्ट किए, उसने 90 नंबर पाया, ये हो गया हमारा मापन कि उसके आईक्यू को हमने मापन कर लिया, वो 90 नंबर पे आ गया, उसने आईक्यू में अपने 90 नंबर पाए। अब हम मूल्यांकन द्वारा जानेंगे कि जो 90 नंबर पाने वाला बच्चा है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो सामान्य आता है, औसत में है या बिलो है या उसे अबव है। ये होता है हमारा मूल्यांकन, यानी कि किसी उचित परिणाम पर पहुँच जाना, उसको कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में हर वो एक पहलू का अंकन और अध्ययन किया जाता है जो लर्नर के प्रत्येक क्षेत्र को, उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास को मापता है, मेजरमेंट करता है, उसके आधार पे अपना एक रिजल्ट देता है, वो होता है हमारा मूल्यांकन। तो जो लोग मेरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं वो प्लीज एक बार अपना नाम भी चैट बॉक्स में डालते जाइए, बताते जाइए, ताकि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मुझे लगे कि हाँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपकी समझ में आ रहा है
और कोई फ़ॉल्ट होता है मुझे समझाने में तो भी आप कमेंट करके बताते जाइए उसको। जब तक आप बताएँगे नहीं तब तक हम अपनी टीचिंग को आगे कैसे लेकर जाएँगे? तो यही हमारा मेज़रमेंट और इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन और मापन है कि हम अपने टीचिंग प्रोसेस को भी जानते हैं, उसको भी इवैल्यूएट कर रहे हैं और आप उसमें कितने एक्टिव हैं, कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कहाँ तक समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो भी उसमें मूल्यांकित होता है। तो इस तरह से मूल्यांकन को हम कह सकते हैं मूल्य धन अंकन यानी मूल्यों का अंकन वैल्यूज को मापना ही हमारा मूल्यांकन है उसको कैटेगराइज करना उसके बेसिस पे एक रिजल्ट तैयार करना कि किसी बच्चे ने ये अंक प्राप्त करा तो वो किस लेवल का है वो अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं उनको और कितना प्रमोट किया जाए कितना अच्छा उनको किया जा सकता है ये सब हमारे रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत आता है जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम एक डेफिनेशन के द्वारा जान सकते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। ये बात आप लोगों ने बहुत सुनी होगी इवोल्यूशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि जो हमारा मूल्यांकन होता है वो केवल एक बार नहीं होता है ये जब से हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होती है उस समय से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है और हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तक ये चलती रहती है इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया ठीक है यह विद्यार्थी के औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित है ये जो भी हमारा लर्नर है उसके अचीवमेंट को रिलेट करता है उसके अचीवमेंट के बारे में एक निर्णय लेता है कि बच्चे ने जो अचीवमेंट किया है जो अचीव किया है वो कहाँ तक सक्सेस है यह व्यक्ति के विकास की उसकी भावना सोच और कार्यों की वांछनीय व्यवहार में परिवर्तन संबंध के संदर्भ में व्याख्या की जाती है ओके थैंक यू आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने रिप्लाई किया पढ़ने में इंटरेस्ट तभी जगता है क्योंकि आप भी अगर शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि जब तक हमारा लर्नर रिस्पॉन्स नहीं करता है तब तक पढ़ाने में भी चीजें मजा नहीं आती है जब आप एक शिक्षक बनेंगे या टीचर बनेंगे क्लास में तो आप भी इस चीज को बहुत अच्छे से फील करेंगे थैंक यू यादव जी चलिए बात करते हैं हम आगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बताया कि समझ में आया। पढ़ाना तभी सक्सेस होता है जब बच्चे को वो चीज़ें पता चलती। तो मूल्यांकन भी हमारा यही काम करता है कि हमने जो शैक्षणिक उद्देश्य लेकर चला था वो कहाँ तक सक्सेस हुआ। गुड आफ्टरनून प्रिया जी, गुड आफ्टरनून आप सभी को गुड आफ्टरनून। ऐसे ही क्लास में आते रहिए और अपनी प्रेजेंट जो भी हैं आप उसको आप बताते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे क्लास में इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो मैं बता रही हूँ उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है या जो मैं बता रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बात करते हैं जो मूल्यांकन क्या हुआ एक कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है मतलब प्रोसेस है जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शुरू से लेके अंत तक चलती है ये कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जो लास्ट में कर दे या शुरू में कर दे मतलब हमेशा लर्नर की क्या एक्टिविटीज है क्या अचीवमेंट है जो उसका टारगेट है जो शैक्षणिक उद्देश्य है वो कहाँ तक प्राप्त हो रहा है ये हमें अपने मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है इसके द्वारा हम जानते कि बच्चे ने जो कुछ सीखा है, उसके सीखने से उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, उसकी योग्यताओं में क्या परिवर्तन हुआ, इन सब की व्याख्या करना ही मूल्यांकन है। चलिए फिर बात करते हैं हम आगे की शिक्षा में मूल्यांकन की विशेषताएं कि शिक्षा में मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं? यहाँ तक मेरी वॉइस सही आ रही है? ऐसा तो नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, रुक गया हो? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा।
एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वीडियो और वॉइस सही आ रही है या नहीं आ रही है। एक बार अगर मेरी वॉइस और वीडियो सही आ रही हो तो कंफर्म कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मेरी वीडियो कंटिन्यू है या नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं। हम आज आगे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आपके मैसेजेस और वीडियो मुझे नहीं दिख रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। पर आगे हम आपको बताते हैं कि कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि सतत प्रक्रिया, जो हमारा मूल्यांकन है, इसकी एक विशेषता है कि ये शुरू से लेके अंत तक चलती रहती है। ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलती रहती है, लगातार होती रहती है। ये एक बार नहीं होती, ये कक्षा में भी होती है और कक्षा के बाहर भी इसका प्रोसेस चलता रहता है। कॉम्प्रोहेसिव यानी कि विस्तृत, जो बात करें हम मूल्यांकन की तो एक व्यापक पद है। इसमें उन सभी चीजों की विशेषताओं का मापन होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। उन सब चीजों को जो हमारे शैक्षिक हैं और गैर शैक्षिक हैं, उन सब चीजों को लेकर साथ में चलता है। यानी कि एक ये व्यापक पद हम कह सकते हैं जिसका जांच हम मापन और समावेशन दोनों के द्वारा कर सकते हैं। कि ठीक है प्रतीक्षा जी, थैंक यू फॉर इन्फॉर्म मी। क्योंकि मेरी मोबाइल में वीडियो नहीं चल रही, मैसेज मुझे शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। और थोड़ा सा मैं क्लास में रुक गई इसीलिए कंफर्म करने के लिए कि मेरी वीडियो सही आ रही है या नहीं आ रही है। बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड की, यानी बाल केंद्रित। जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी सब कुछ बच्चे के केंद्र में लेकर चलता है। तो जो भी हमारा मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी वो भी हमारे लर्नर पर ही बेस्ड होगी, कि जो हम क्लास में उसको टीचिंग करा रहे हैं, जो लर्निंग बच्चा सीख रहा है वो किस हद तक सीख रहा है, उसको क्या कोई ऐसी परेशानी तो नहीं हो रही, उसने कहाँ तक ज्ञान का अर्जन किया है। इस चीजों का हम मूल्यांकन करते हैं अपने इस प्रोसेस में। रेमेडियल मानी उपचारात्मक, यदि किसी बच्चे को क्लास में कुछ समझने में या किसी चीज को एक्सप्लेन करने में किसी तरह की उसे दिक्कत होती है लर्निंग प्रोसेस में, तो हम उसका उपचार यानी उसकी समस्या का कारण समझते हुए उसका निदान करते हैं। यानी उसकी समस्याओं को समझते हुए उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देके उसको उस विषय में हम आगे बढ़ाते हैं, उसकी समस्याओं को दूर करते हैं, ताकि बच्चा जो विषय हो, जो भी उसकी परेशानी हो, उस चीजों को वो अच्छी तरीके से समझ सके। ठीक है, फिर कोऑपरेटिव प्रोसेस यानी सहकारी, मतलब एक साथ में कहते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है, इसमें टीचर भी उतना महत्व रखता है जितना कि बच्चा। इन बच्चा और शिक्षक के साथ जो स्कूल स्टाफ है, जो उनके पेरेंट्स है, इन सब चीज लोगों का सहयोग द्वारा हम मूल्यांकन की प्रक्रिया को सही से परिभाषित कर सकते हैं। तो जो मूल्यांकन है ये बच्चों हर लोगों के सहयोग के द्वारा की जाती है। एक टीचर, लर्नर और उसके पेरेंट्स और स्कूल का जो विद्यालय का प्रबंधक है और जो वहाँ के स्टाफ है, उन सब के सहयोग द्वारा ये क्रिया चलती है।
टीचिंग मेथड्स यानी शिक्षण के तरीके से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द टॉपिक की टीचिंग मेथड, जिस मेथड से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो कितना सक्सेस हो रहा है, बच्चा उस चीजों को कितनी अच्छे से समझ रहा है, इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि जो हमारा मेथड है वो सही जा रहा है या नहीं। अगर बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, हर क्षेत्र में अच्छा है, उसके विषय में अच्छा है, तो शिक्षक जान सकता है कि हमारा जो टीचिंग मेथड है वो सक्सेस हो रहा है। अगर बच्चा बार-बार परेशानी में है, उसे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं या वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो चीज़ों को, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, वो बार-बार फेल हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो उसको चेंज करेगा, फिर दूसरे मेथड से बच्चों को समझाएगा। तो ये भी एक मूल्यांकन का पक्ष या इसकी विशेषता होती है कि हम टीचिंग मेथड को भी मूल्यांकित कर सकते हैं, उसको भी इवैल्यूएट, उसके वैल्यू को हम अच्छे से पहचान सकते हैं। ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस मतलब सामान्य अभ्यास जो हम कक्षा में बच्चों को मेंटली और फिजिकली कराते रहते हैं ताकि वो एक्टिव रहे। बच्चे को सिर्फ किताबी भाषा समझा देना और ये चीजें करना ही वो शिक्षण का कह सकते हैं उद्देश्य नहीं है। उसको उस कक्षा में कितना एक्टिव रखना है, कितना उसका शारीरिक परिश्रम, क्योंकि बच्चे जब मेंटली और फिजिकली सोचेंगे, अच्छा करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, तो वो उस चीज़ों को ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ये भी हमारे मूल्यांकन की एक विशेषता है। इसको भी हम मूल्यांकन करते हैं, बच्चे को देखते हैं कि वो फिज़िकली और मेंटली कितना अच्छा है क्लासरूम में ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, मल्टीपल एस्पेक्ट यानी कि जो हमारा ये मूल्यांकन है किसी एक क्षेत्र में नहीं, बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान देता है। जो बच्चा है, जो लर्नर है हमारा, उसके हर एक पहलू का अंकन करता है, मूल्यांकित करता है, उसके वैल्यू को समझता है, यानी कि उसके हर पहलू में आ गया, उसका फिजिकली हो गया, मेंटली हो गया या कहें इमोशनली, हर चीजों को मूल्यांकित करता है, उसका मूल्यांकन करता है कि हर क्षेत्र में जो हमारा लर्नर है, उसका जो प्रोग्रेस है वो कैसा है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रामबू कुमार जी। आप मेरे क्लास में नए स्टूडेंट लग रहे हैं, आपका वेलकम है। और कॉन्सेप्ट जहाँ तक आपको ना समझ में आया हो, आप एक बार पूछ भी सकते हैं मुझसे और मैं क्लियर करते हुए चल भी रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन की विशेषताएं क्या हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व, कि मूल्यांकन को एजुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस मिलती है। सबसे पहले बात करें कि डायग्नोसिस, किसी भी लर्नर का हम क्या कह सकते हैं, डायग्नोसिस, कि अगर वो किसी क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पा रहा है, किसी विषय में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी समस्याओं को जानना ही डायग्नोसिस है, यानी उसके कारण को पहचानना कि बच्चा इस क्षेत्र में अच्छा नहीं कर पाया है, उसकी क्या समस्या है, इस चीज को हम जानते हैं, कह सकते हैं नैदानिक रूप से, यानी कि उसकी समस्याओं के कारण को पहचानना ही डायग्नोस्टिक है। रेमेडियल, जब उसके कारण पहचान गए कि बच्चे की इस वजह से इस क्षेत्र में, इस विषय में या उसको इमोशनली या कहे किसी भी चीज में वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो उसका जो कारण हमको पता चल गया, तो हम उसका उपचारात्मक मतलब एक निर्देश, एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं ताकि बच्चा उस क्षेत्र में अच्छा कर सके। तो क्लियर हो गई है होगी आपकी बात कि रेमेडियल क्या है, यानी कि जब कारण का पता चल जाए तो उसका उचित समाधान करना ही उपचारात्मक है। टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, जो भी हमारा एक शिक्षा का उद्देश्य है, किसी भी चीज को हम एक उद्देश्य लेकर चलते हैं, कोई भी कार्य करते हो, किसी भी क्षेत्र में करते हो, उसका एक एम होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप टीचिंग ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उद्देश्य है कि आप एक अच्छे शिक्षक बन जाएं, तो उस शिक्षक बनने के बीच में जो-जो आपको क्रियाएँ होनी है, जो आपको करना है,
उन उद्देश्यों को स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है, क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी चाहिए और हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कहाँ तक हमने सीख लिया है और हमें और क्या-क्या सीखना है। तो यही चीज़ शिक्षा में होती है कि टू क्लैरिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन कि जो हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहाँ कैसे प्राप्त करेंगे, किस हद तक प्राप्त किया और हमें प्राप्त करने के लिए और क्या-क्या करना है। ठीक है, क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? इट प्रोवाइड्स गाइडेंस। ठीक है, जब हम एक बच्चे को मूल्यांकन करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि जो नैदानिक कर लिया, उसकी समस्या का कारण जान लिया, उसका उपचार दे दिया, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए जो उसने टारगेट बनाया उसको कर लिया। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इट प्रोवाइड गाइडेंस यानी कि बच्चा किसी क्षेत्र में कैसा कर सकता है, कैसा कर रहा है, उसके आधार पे हम उसको एक उचित परामर्श दे सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का विशेष रुझान अगर हम कहें इंटरेस्ट मैथ में है, साइंस में है, तो वो किस क्षेत्र को चुने, उसमें और क्या कर सकता है। या कोई बच्चा कमज़ोर है, किसी क्षेत्र में वो नहीं कुछ कर पा रहा है, तो हमारा जो सबसे अच्छा पॉज़िटिव होना चाहिए मोटिवेट करना, किसी बच्चे को उसे पीछे या ये नहीं करना कि तुम ये नहीं कर सकते हो, उसको उस चीज़ के लिए मोटिवेट करना कि तुम इसमें अच्छा नहीं कर सकते, पर इस विषय में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, इसमें भी थोड़ी-सी मेहनत होगी, तो तुम अच्छा कर सकोगे। यानी किसी बच्चे को मोटिवेट कर देना कि आप अच्छे हो, अच्छा कर सकते हो और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं पहले से, उनको एक उचित परामर्श देना कि आपको क्या चीज़ लेना चाहिए, आपको अपने विषय को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए और आप आगे जाके भविष्य में करना क्या चाहते हैं, उसके आधार पे एक शिक्षक अपने लर्नर को ये गाइडेंस दे सकता है। बात करते हैं हम हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण करना। जो हमारे कक्षा में बच्चे होते हैं वो डिफरेंट आईक्यू लेवल, डिफरेंट इंटरेस्ट के होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको आईक्यू बुद्धि वाले चैप्टर में सब पढ़ाया कि हमारे क्लास में जो बच्चे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के होते हैं। तो एक जब आप शिक्षक हैं तो आप उनको पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन बच्चा किस तरह का है। अगर आप बच्चे को क्लासिफाई कर लेंगे कि हाँ, ये बच्चा मंदबुद्धि है, ये औसत है, ये उच्च है, उसके अकॉर्डिंग एक आप अच्छा करिकुलम, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी टीचिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। उसको जिस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप? उसको क्लासिफाई करके। हेल्पफुल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। सबसे जो बड़ी बात है कि मूल्यांकन क्या होता है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें हमारा जो शिक्षक है और जो हमारा शिक्षार्थी है, दोनों महत्व करते हैं। इनका मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा। शिक्षा को किस तरह ग्रहण कराना है और किस तरह से बच्चे ग्रहण कर रहे हैं। इसमें जो प्रॉब्लम होती है इस चीज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कि हमें किस तरह से सिखाना है, कितना सिखाना है और कहाँ तक सिखाना है बच्चे को, ताकि उसकी जो योग्यता है, जो उसकी विशेषता है, वो उसको प्राप्त कर सके और लर्नर ने क्या सीखा, कितना सीखा और उसे किस तरह से सिखाना है। इन सब चीज़ों को ये ड्यूरिंग आपके लर्निंग प्रोसेस में आता है। तो ये सब उनके हम मूल्यांकन करके पता कर सकते हैं कि बच्चा हमने जहाँ तक शिक्षा दी, बच्चों ने कितना सीखा, हमने क्या मॉडिफ़ाई करना है ताकि वो और बेटर सीख सके और जो नहीं हो पा रहा है उसको भी हम सुधार सकते हैं। यानी कह सके कि अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम सुधार सकते हैं। एक टीचर भी सुधार सकता है और एक लर्नर भी, कि इस दौरान उसमें क्या-क्या परिवर्तन हम करके अपने शिक्षण पद्धति को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब बातें हमारे शिक्षा में मूल्यांकन का महत्व बताती है कि मूल्यांकन इन क्षेत्रों में जो हमारे ड्यूरिंग द लर्निंग टीचिंग प्रोसेस होता है उसमें कैसे यूज करते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। बात करते हैं हम कि शिक्षा प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका क्या है।
जो आर एफ वुल्फ जी ने बताया कि मूल्यांकन एक उद्देश्य लेके चलता है, जो हमारे टीचिंग के प्रोसेस में होता है कि जो भी हम ऑब्जेक्टिव अपना निर्धारित करते हैं, वो एक उद्देश्य को लेके चलता है। दूसरा कि जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान होता है, यानी सीखने के अनुभव कि लर्नर ने कितना सीखा, किस हद तक सीखा और उसे कितना अभी सीखना है। दूसरी बात करते हैं शिक्षार्थी का मूल्यांकन, यानी कि उसका सारे प्रोसेस, यानी जब से टीचर ने अपना प्लान बनाया, शिक्षा देनी शुरू की और जब से लर्नर ने उसको ग्रहण करना शुरू किया और कितना सीखा, इन दोनों का मूल्यांकन करना ही तीनों के बीच को संबंधित करता है। तो इस क्षेत्र में डीवीजी के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा शिक्षण उद्देश्य है कि हमें अपनी शिक्षा को कैसे देना है, बच्चे तक कहाँ तक पहुँचाना, और जो हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा में जो, जैसे कह सकते हैं कि हमको क्लास 8th में अगर किसी बच्चे को पढ़ाना है, तो 8th क्लास के जितने भी हमें उसको नॉलेज देनी है, वो हमको पहले से निर्धारित करना। हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 8 में जो विषय सामग्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है, उसका जो टारगेट है वो हमें पूरा करना है। यानी उसका जो उद्देश्य है वो हमें कक्षा 8 की पूरी सामग्री को पूरा करना है। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू पे समझाया। ये होता है हमारा शिक्षण का उद्देश्य, जो हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लेकर चलते हैं कि हमको बच्चे को इस क्षेत्र में इतना पहुंचाना। उसके आधार पे टीचर का क्या होता है, उसका लेसन प्लान होता है, उसकी प्री प्लानिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बोध होता है, मतलब काफ़ी चीज़ों को सोपान क्रियाएँ इस उद्देश्य को लेकर चलता है। अधिगम अनुभव जो हमारे ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस में चलता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जन किया और कितना अर्जन करना है और कहाँ तक उसे पहुँचना है, और उसने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो कहाँ तक प्राप्त किया, यहाँ तक प्राप्त करने में उसकी कोई समस्या हुई, उस समस्या का सुधार करते हुए जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस चलता है कि बच्चे ने ज्ञान का कितना अर्जन किया। ये आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है। मूल्यांकन के उपकरण या व्यवहार में परिवर्तन। मूल्यांकन द्वारा जानते हैं हम कि जो हमारा शिक्षण का उद्देश्य था, जो हमें उसे लर्नर को शिक्षा ग्रहण करानी थी, वो किस हद तक उसने ग्रहण की। अधिगम अनुभव के द्वारा कि उसने जितना उसको देना था, उसने उतना ग्रहण किया या नहीं किया। उसका जो नॉलेज है वो कितना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन, इन दोनों को जो मिक्स करके उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा, उसको ही मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन करना सबसे आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि इससे पता चलता है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ तक सक्सेस हो पाई, यानी कि सफल हो पाई। एक शिक्षक अपनी शिक्षा को देने में बच्चों तक कहाँ तक सफल हुआ और लर्नर उस शिक्षा को ग्रहण करने में कहाँ तक सफल हुआ। ये हमारा उसके बारे में परिवर्तन है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा बात। ये जॉन डीवी जी ने बोला कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, इसके आसपास अगर हम देखें कि बच्चों में भी कुछ चीजें होती हैं जो मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा करती है कि बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसने कहाँ तक ज्ञान प्राप्त किया, जो सिखाया गया उस बात का अध्ययन की, उसने विषय वस्तु जो भी उसको कंटेंट दिया गया उसके बारे में उसने क्या सीखा, क्या किया, उसकी कुशलताएं, वो किसी सब्जेक्ट या विषय वस्तु को समझने में कितना यूजफुल है, उसकी रुचियां, उसके किसी विषय में कितना इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसे उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ाना। बोध अवबोध की ज्ञान मतलब कि सीखी हुई सामग्री को कितनी प्रकार से वो अच्छे से समझ पाया और उसकी व्याख्या कर पाया। योग्यताएं, उसकी किस विषय में या किस क्षेत्र में ज्यादा वो सक्सेस है या एबल है। उसने किसी चीज की सूचना जो ग्रहण किया सब्जेक्ट से, वो कितना ग्रहण किया। ये सब हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस के दौरान जो एक लर्नर सीखता है, ये सब चीजें उसके अंदर आई जाती हैं। तो जहां तक है कि क्लियर होगा कि जो हमारा ये एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस जो डीवीजी ने दिया कि एजुकेशन के अंतर्गत जो हमारा शिक्षक है यानी कि जो टीचर है वो आया, उसने अपना शिक्षण उद्देश्य जो एक लेकर चला कि हमें बच्चे को क्या क्या ज्ञान देना है और कितना उसको सिखाना है। ये उसका उद्देश्य हो गया कि हमें अपनी टीचिंग में बच्चे को इस उसके उचित जगह तक उसको
कैसे पहुँचाना है। स्टूडेंट जिसने लर्नर ने जो एजुकेशन लिया, वो किस हद तक लिया, कहाँ तक प्राप्त हुआ, उसमें उसको कितनी सफलता मिली, इस चीज़ को इंक्लूड किया गया। फिर उसके सोशल जो भी इन दोनों चीज़ों को लेने के बाद जो हमने उसका मूल्यांकन किया समाज में कि उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ इस शिक्षा के द्वारा। तो यहाँ पे हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि उसने जो शिक्षा ग्रहण करी, वो कितने हद तक ग्रहण करी और वो कितना सफल हुआ इसमें। थैंक यू अवनी जी, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन कैसे पता करेंगे? मूल्यांकन को एक उदाहरण के स्वरूप में यदि कोई डॉक्टर है किसी भी क्षेत्र में, मूल्यांकन हम एजुकेशन में ही नहीं करते, हर क्षेत्र में करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा होगा कि आप अपने घरों में भी किसी चीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, खासतौर से गृहिणियाँ अगर हों तो वो देखती हैं कि हमारे घर का जो बजट है, हमारा राशन है, पानी, वो हर चीज़ को मूल्यांकित करती हैं ना। तो वो किस बेसिस पे करती हैं कि कितना खर्चा होना था, कितना खर्चा हुआ है, कितना बचाना है। वो इन सब चीज़ों को लेकर मूल्यांकन करती हैं कि हमें किस तरह से बचत करनी है, किस तरह से चलना है। तो उसी तरह एक टीचर जो होता है वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये सब चीज़ें सोचता है, वो देखता है कि कहाँ कमी रह गई कि बच्चे ने ये चीज़ नहीं सीख पाया। फिर वो इसको इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करके फिर वो दूसरे तरीके से सिखाता है कि बच्चा जहाँ जितना अधिक हो सके ग्रहण कर सके। ये चीज़ें अगर हम कहें कि मूल्यांकन केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, ये हर क्षेत्र में उपयोगी होता है, हर क्षेत्र में हम मूल्यांकन करते हैं। अगर एक डॉक्टर को अपने औषधि का परीक्षण करना है, उसको मूल्यांकन करना है तो वो किस बेसिस पे करेगा? वो अपने जो उसका पेशेंट होगा उस पे करेगा कि ये औषधि कितनी प्रभावशील है या नहीं है, ये कितनी इफ़ेक्टिव है। उसी तरह टीचर भी अपने शिक्षण को उतने ही तरीके से प्रदर्शित करेगा, टी स्टूडेंट को देगा, उसके सब्जेक्ट को टेस्ट करेगा, उसके अदर एक्टिविटीज़ को टेस्ट करेगा, फिर वो उसको मूल्यांकन करेगा कि हाँ, बच्चे ने कितना अच्छा किया, कितना खराब किया, उसके बेसिस पे वो ग्रेड देगा या कैटेगरीज़ में बाँटेगा और जो उसको सही लगेगा कि इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम क्या और कर सकते हैं, वो और चीज़ों को उसमें मॉडिफ़ाई करेगा, इम्प्रूव करेगा अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, जो मेथड्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसको चेंज करेगा ताकि वो अपना जो शिक्षार्थी है उसको उतनी बेहतर शिक्षा वो दे सके, उस उद्देश्य में वो पूर्ति कर सके। एक माली को भी ले ले तो वो अपने फूलों को फूल जो उसका गार्डन है वो किस बेसिस पे उसको मूल्यांकन करेगा कि अगर उसमें फूल जितने प्यारे, जितने सुंदर आएँगे, वो समझ जाएगा कि हमारा जो कार्य हुआ, वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हमारे बागीचे में फूल बहुत अच्छे खिल गए, हर एक फ्लावर, एक प्लांट बहुत अच्छा है। तो वो जान जाएगा कि मैंने जो इसको केयर किया, जो इसके साथ अपना लगन समर्पित किया, हर चीज़ जो चीज़ दिया वो मेरा सक्सेस हुआ। तरह एक टीचर जब एजुकेशन लेकर चलता है, जब वो शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करता है कि हमें अपने लर्नर को क्या-क्या सिखाना है और वो कि कितने अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख ले, वो इन सब चीज़ों को मूल्यांकन करके ही जानता है कि हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या कमी है, हम इसको कैसे सुधार सकते हैं और इसको कितना अच्छा बना सकते हैं। और ये लर्नर के लिए भी उतना अच्छा हो जाता है कि उसे अपनी कमी पता चलती है और वो उस चीज़ को सुधार करने की कोशिश करता है अपने शिक्षक, अपने पेरेंट्स और अपने साथियों के द्वारा। तो ये हमारा होता है मूल्यांकन। आई होप आप यहाँ तक सारे टॉपिक क्लियर हो गया होगा, तो एक बार आप ज़रूर बता देना कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। बात करते हैं हम डॉक्टर पटेल जी की। इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को 4 उसमें डिवाइड किया, विषय वस्तु। इन्होंने कहा कि करिकुलम जिसको हमको लेके चलना है, जिससे हमें अपनी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। यानी जो हमारा करिकुलम है, उसे भी हम साथ में लेंगे, उसे भी देखेंगे कि वो कहाँ तक सक्सेस है एक बच्चे को उसके व्यवहार में, उसके अधिगम में परिवर्तन कराने के लिए। तो उन्होंने जो बाँटा कि ये चतुर्मुखी प्रक्रिया है, यानी कि 4 डायमेंशनल है, यानी विषय वस्तु, कंटेंट और करिकुलम, शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग एक्टिविटीज और मूल्यांकन पद्धति।
जो हमारा सबसे लास्ट होता है कि किसी भी वस्तु या क्षेत्र की विशेषता, योग्यताओं और उसके गुणों को परख के अच्छे भले के सारा ज्ञान लेकर हम एक निश्चित निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, वो होता है हमारा मूल्यांकन। आई होप आप लोग को आज मूल्यांकन चैप्टर समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, और यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार आप कंफर्म कर देना कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में। इसी से रिलेट कल हम जो पढ़ेंगे आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन और असेसमेंट, ये दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं, हर बार इससे प्रश्न आए हैं। तो ये टॉपिक पहले मूल्यांकन को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आज मूल्यांकन को लिया कि इसका उद्देश्य, महत्व और शिक्षा में लाने का इसका रीजन क्या है, और मूल्यांकन के द्वारा ही हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करते हैं। जो हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन है, ये इसी के अंतर्गत आता है, जो हम पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान में करते हैं। कल इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो कल मेरी क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, और इसको ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। कल जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपके हर बार एग्जाम में पूछे गए टॉपिक्स है, और उससे मैंने आपके लिए पूरा कंटेंट तैयार किया है। और यहाँ तक कोई आपको दिक्कत आती है तो एक बार आप कंफर्म कर देना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो मैं उसको एक बार फिर से बता दूंगी, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कहाँ तक सक्सेस हुआ है। तो आप लोग जो लोग क्लास में हैं वो लोग कल भी मेरे क्लास में रहिए, और क्लास को एंड तक ज्वाइन करिए। किसी भी टॉपिक को आप क्वेश्चन और आंसर के पढ़ाने पे जान जाएंगे, सब कुछ समझ, लेकिन सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रश्न को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एमसीक्यू करते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम कराएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि हमारा कॉन्सेप्ट, हर एक एक चैप्टर को, एक एक यूनिट को उठाकर मैं को पढ़ा रही हूँ, तो हर कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रश्न कहाँ से बने, किस तरह से आते हैं। तो आगे भी जो प्रश्न आएंगे आप उसको इजी से कर लेंगे। तो इसलिए सारे क्लास को अटेंड करिए, सारे लेक्चर को सुनिए, और कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार क्लियर जरूर करिए कि आपको यहाँ पे क्या डाउट है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।